तो बस इन कानून ला ला दिलों करके बस सुनी जाओ अपनी जगह ते मैं लाती हुई है तो फिर कानून ला ला। ठीक है बस। चलो अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे। आवाज आ रही है? प्लीज मुझे जरा कंफर्म कर दें कि आपको आवाज आ रही है। उस उमेर अनम्यूट कर दो जरा। बख्तावर को अनम्यूट कर दो चलो। बख्तावर। अच्छा चलो जी जो सर, भी आ रही है आपकी अच्छा आवाज। शाम हो चलो ठीक है। अच्छा हम क्लियर है आवाज? यस सर। चलो ठीक है थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी। हमने ना कुछ कल हमने कंसेप्ट से कुछ हमने चीजें डिस्कस की थी। जैसे हमने ऑर्डिनेंस की बात की, एक्ट की बात की। हमने फिर बात की इसकी हिस्ट्री ऑफ द कंपनी की जो लॉ है वो उसकी हमने बात की। आज हम कुछ कंपनी लॉ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी कोई मुल्क में कानून बनता है तो उस कानून का जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसमें लिखा जाता है इट एक्सटेंड्स होल ऑफ द पाकिस्तान। इट एक्सटेंड्स होल ऑफ द पाकिस्तान। क्योंकि ये फेडरल से रिलेटेड है तो इसलिए होल ऑफ द पाकिस्तान लिखा जाता है। क्या पंजाब के लेवल पे भी कानून बनते हैं? हाँ जी जी, पंजाब असेंबली भी वजूद में है, उसके लेवल पे भी कानून बनते हैं। लेकिन वहां पे फिर लिखा जाता है इट एक्सटेंड्स होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब, इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ द सिंध। क्योंकि आपको शायद अगर आप कानून से थोड़ा सा शगफ रखते हैं तो हमारा एक आईन पाकिस्तान है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान कहते हैं। वो तमाम जो हमारे कानून बने हुए हैं, कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन सब की अम्मा जान है। तो मेन हमारा कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान है। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ जो पावर्स हैं वो वफाक के पास हैं। और नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में मिलके इन्होंने एक 18वीं तरमीम भी पास की थी जिसमें बहुत सारा जो है वो पावर जो है वो प्रोविंस के पास भी मौजूद आ गई थी। इवन कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब वो जो अब जो है वो हमारा जो सीएम है, सीएम इज अ मोर पावरफुल दैन द पीएम। ये आईने पाकिस्तान में जो इसके साथ उसका इन्होंने प्ले किया। खैर वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन सिर्फ ये बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन तमाम कवानीन की अम्मा जान है। तो यहाँ पे चूंकि ये कॉम्प्लीट लॉ जो है वो पूरे मुल्क में एप्लीकेबल होता है तो इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ द पाकिस्तान। अब होल ऑफ द पाकिस्तान मीन्स कोई बताएगा जी आप में से कि पाकिस्तान में क्या क्या शामिल है? इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, क्या क्या शामिल है जी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। एनीबॉडी, एनी स्टूडेंट, रेज योर हैंड। डेयर टू स्पीक बेटा, डेयर टू स्पीक जी। अहमद निसार जी। जी बेटा, जी अहमद साहब। सर पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान मतलब पंजाब, सिंध, पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान केपी। और केपी तो कीवन पीटरसन बनता है। सर केपी के केपी के कहो ना, खैबर पख्तूनख्वा, वरना तो केपी तो कीवन पीटरसन बनता था। अच्छा चलो। और और नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न एरियाज, वो कौन से नॉर्दर्न एरियाज? सर वो गिलगित बल्तिस्तान और अच्छा। बस। और सर वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा वो नहीं है, अच्छा और बस ठीक ये है। 4 सूबे। बस। जी इस्लामाबाद किधर गया? वो भी है, वो तो वो पंजाब में है? कैपिटल है। वो तो नहीं सर पंजाब। वो लहदा है, तो वो लहदा है। वो किसने बताना था?
अब आप में से खैर से किए को यही नहीं पता होगा, इस्लामाबाद इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एनी प्रोविंस। ठीक है जी, जी सर। चलें जी। बहरहाल इसको अनम्यूट कर दो। अच्छा, इट एक्सटेंड्स होल ऑफ द पाकिस्तान जब भी कहा जाता है तो जनाब हमेशा कहा जाता है द प्रोविंस ऑफ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। अच्छा, वो जो आप इससे पहले कभी आप पुराने जमाने में सुनते थे कबाली इलाके, बेटा वो कबाली इलाके खत्म हो गए हैं, जिसको इलाका गैर कहते थे, वो भी अब हमारे पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। 2 साल पहले आइन में तरमीम करके जो है वो उसको कुछ इलाके जो है वो हमारे जो KPK में बना दिए गए, वो अब कबाली इलाके तमाम खत्म हो गए हैं, वो भी दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा, फिर जब भी कोई इस तरह वफाक के लेवल पे बनता है, फिर एक और आपको पता है उसको सूबे का दर्जा पूरी तरह से नहीं दिया गया, डेट इज नोन एज द गिलगित बिल्तिस्तान। ठीक है जी। और हमारे साथ एक और रियासत मौजूद है, एक और रियासत मौजूद है, वो सूबा नहीं है, वो रियासत है, उसको हम कहते हैं कश्मीर। उसका सदर अपना है, उसका वजीर आला अपना है, उसका वजीर आजम अपना है, सॉरी वजीर आला कह रहा हूँ, वजीर आजम अपना है। वो एक रियासत है, वो सूबा नहीं है। अच्छा, यहाँ फिर गवर्नमेंट इसको तो कहती है कि जनाब यहाँ तो आपका कानून जो है वो हर तरह से एप्लीकेबल है। फिर अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि जनाब वो हमें यहाँ भी अप्लाई कर देना चाहिए और यहाँ भी अप्लाई कर दिया जाए चाहे, तो गवर्नमेंट एक अलहदा नोटिफिकेशन इशू करती है। गवर्नमेंट एक अलहदा नोटिफिकेशन इशू करती है, जिसके जरिए वो बात करती है कि जनाब ये वाला कानून इस हद तक जो है वो कश्मीर में भी एप्लीकेबल है और गिलगित बिल्तिस्तान में भी एप्लीकेबल है। सो जब हम इंस्टेंट ऑफ द होल ऑफ द पाकिस्तान बात करते हैं तो हम इसकी बात जो है वो इस तरह करेंगे। यहां तक कोई सवाल है तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? चलें जी, इससे आगे चलते हैं जी। अच्छा, जब भी कोई कानून अभी ना मैं आपको बेसिस ऑफ द लॉ सारा पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते पढ़ाते शायद मैं कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस कर जाऊँ कि हमारी पहली चैप्टर में से कुछ बातें जो है वो जब हम पहले चैप्टर ओपन करेंगे तो हमें यही वाले बातें कुछ हमें वहां पे भी नजर आएंगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सी लॉ की आपको कंपोजिशन बता दूं कि लॉ जो होता है हमेशा वो डिफरेंट सेक्शंस में होता है, डिफरेंट सेक्शंस। डिफरेंट सेक्शन मीन्स कोई भी कानून जो है वो हमेशा सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है, ABC से स्टार्ट नहीं होता। इसको मेन सेक्शन बोलते हैं। मेन सेक्शन क्यों बोलते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सो ऑन। पूरा सिलेबस आपके आपके आप में आपके जो है वो इस कॉम्पिला में नहीं है, बड़े चंद सेक्शन जो है वो मैक्सिमम मेरा 60 या 70, वैसे तो सेक्शन तो माशाल्लाह 500 कुछ हैं जी, और लेकिन आपके जो है वो चंद सेक्शन जो है वो आपके 80-90 करीब हम लॉ के ऊपर जाएं तो आपके सिलेबस का हिस्सा है। जब कभी कानून में अमेंडमेंट भी आती है, साल बाद 2 साल बाद, कॉम्पनी लॉ में बड़ी थोड़ी चेंज आती है, हमेशा तर ज्यादा चेंज आती है। हमारे यहाँ टैक्स में बहुत तेज चेंजेस आती हैं, कॉम्पनी लॉ में बड़ी कम चेंज आती है। अच्छा जी, इस तरह आपके जो है वो मेन सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो चलते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि इन मेन सेक्शन के आगे कोई मजीद बात जो है वो हमने प्रोड्यूस करनी है, लाइक कोई भी कानून हमेशा स्टार्ट होता है डेफिनेशन से। हर कानून में पहला सेक्शन तो ये लिखा जाता है इट एक्सटेंड्स होल ऑफ द पाकिस्तान, उसके बाद मुख्तलिफ डेफिनेशन होती हैं। क्यों? हर कानून की डेफिनेशन अपनी है। अगर आप कभी ब्लैक लॉ डिक्शनरी खोल के देखें तो हर लफ्ज के 5-5 मीनिंग लिखे होते हैं। वहां लिखा होता है कि जनरल वर्ड का क्या मतलब है, मेडिकल में इसी लफ्ज का क्या मतलब है, लॉ की लैंग्वेज में इस लफ्ज का क्या मतलब है। लेकिन लॉ में भी जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हम कहते हैं यार कॉम्पनी लॉ में इस लफ्ज का मतलब और है और टैक्स में इस लॉ का मतलब और है। और वो लॉ हम अपन वो मतलब वो मीनिंग हम अपने पास से ड्रॉ नहीं करते,
वो मीनिंग और वो लॉ हम कानून के अंदर जो लिखा होता है हम उसी के मुताबिक ड्रा करते हैं। अब अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन जो है, जितनी भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में दी गई हैं। तो क्या उनको सबको नंबर 2 दिया गया? नहीं बेटा, उनके आगे उनको कहा गया सब सेक्शंस। सब सेक्शंस मतलब ये पहली डेफिनेशन जो दी गई वो 2 into 1 लिख दिया गया, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन लिख दी गई 2 into 2। तीसरी डेफिनेशन 2 into 3। चौथी डेफिनेशन 2 into 4। तो बेटा ये जो 2 है ये मेन सेक्शन है, ये 1 2 3 4 ये क्या है बेटा? ये सब सेक्शन है। इनको क्या बोलते हैं? सब सेक्शंस। अच्छा जी, इसके बाद बाज़ होता है कि अब आपको ये समझ आ गई कि सेक्शंस कैसे लिखा जाता है। वो मेन आपकी जो है वो आपके 1 2 3 के साथ लिखा जाता है, और सब सेक्शन जो लिखा जाता है वो उसी को विदिन ब्रैकेट्स करके लिखा जाता है। अब अगर सरकार ये समझती है कि जनाब ये 2 into 1 तो मेन सेक्शन हो गया, इसके अंदर आगे कोई हमने मजीद बात करनी है, हमने को मजीद इसी सेक्शन से रिलेटेड बात करनी है, तो बेटा इसके बाद आता है क्लास। इसके बाद आता है क्लास, और क्लास हमेशा डिनोट की जाती है छोटी अल्फाबेट से। 2 into 1 into B, 2 into 1 into C। अब ये क्या है? ये मेन सेक्शन है। ये क्या है? ये सब सेक्शन है। ये क्या है? ये क्लास है। इसी के बाद सरकार अगर इसको लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? जो कानून लिखने वाला होता है, अगर वो उसको मजीद कोई बात इसी के अंदर करना चाहे तो वो बेटा होती है सब क्लास। बस 4 चीजें होती हैं। सब क्लास किससे की जाती है? वो बेटा रोमन रोमन से की जाती है। मसलन 2 into 1 into A into रोमन 1, 2 into 1 into A into रोमन 2। अब रोमन को जहां मर्जी ले जाए। अब ये क्या हो गया? ये बेटा मेन सेक्शन हो गया। ये क्या हो गया? ये सब सेक्शन हो गया। अच्छा, चाहे इनकम टैक्स है चाहे कॉम्पनी लॉ है, वो इसी तरह डिनोट होते हैं जनाब। यानी सेक्शन हमेशा 1 2 3 के साथ, सेक्शन ABC के साथ डिनोट नहीं होंगे, सब सेक्शन विद इन ब्रैकेट्स के साथ, क्लास जो है छोटी ABC के साथ, और जो सब क्लास है वो रोमन के साथ। तो इस तरह जो है वो मैक्सिमम इन सब सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इन सब सेक्शन को हम प्रोविजंस ऑफ द लॉ बोलते हैं। मैंने कल आपको समझाया था कि जैसे कोई जैसे हम बात करें कि जी वो कल हमने बात की थी कि कुरान की जो आयात हम उनको वर्सेस बोलते हैं, इस तरह जो कानून में बातें लिखी गई हैं हम उनको जो है वो प्रोविजंस बात करते हैं। लो जनाब, अब यहां तक कोई सवाल है तो वो बोल लीजिए। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी अमन नसार, अमन नसार मेरा ऑलरेडी था। एनीबॉडी जी, वो इसके बारे में कोई सवाल? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लास, सब क्लास। वन 183 बच्चों को सारी बात समझ आ गई है? कमाल हो गया वैसे यार। किसी का कोई सवाल नहीं है? अल्लाह करे फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाए तो मैं फिर सवाल नहीं पूछने देना किसी को। सलमान खान, चलो सलमान जी। सलमान, अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये सब सेक्शन, क्लास और सब क्लास में उसी चीज की एक्सप्लेनेशन की जाती है, नहीं नहीं प्रीवियस नहीं नहीं नहीं, पॉइंट जो होता फर्दर है? एक्सप्लेनेशन ही की जाती, फर्दर लॉ जी बताया जाता है। जैसे सेक्शन 2 जो है ना उस बेटा, जी सेक्शन 2 सारा डेफिनेशन का है। अब डेफिनेशन है तकरीबन 40 से 50। जी हर डेफिनेशन इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है। 2 into 1 में पहली डेफिनेशन है, 2 into 2 में दूसरी डेफिनेशन है, 2 into 3 में तीसरी डेफिनेशन है, 2 into 4 में चौथी डेफिनेशन है। जी अच्छा, अब जो क्लास है ना ए और बी, अब जब डेफिनेशन मेन सबसेक्शन में आ गई, अब जी इससे सर। रिलेटेड कोई बात करिए तो फिर वो सब क्लास और क्लास और सब क्लास फिर उसी से रिलेट करेगी। ठीक है सर।
ठीक है जी, थैंक यू। चलें। कोई और सवाल तो बोले जी, कोई और क्वेश्चन जी? दानियाल। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम। सर जो सब क्लास है ये लास्ट होगी मतलब? लास्ट है जी सब सब। क्लास, हाँ जी बिल्कुल लास्ट है जी। और सर अगर हम डेफिनेशन के आगे सब टाइप्स होती हैं वो मतलब आगे सब सेक्शंस में होंगी? हाँ जी, उसकी उसकी हाँ जी, मतलब एक डेफिनेशन, उसके अंदर 3 चीजें हैं, जी ठीक है ना। एक डेफिनेशन के जी। 3 पॉइंट्स हैं, तो वो 3 पॉइंट्स कैसे लिख देगा? वो एबीसी से लिख देगा। अब ए के अंदर मजीद 2 बातें करनी है, ठीक है सर। तो वो सब क्लास के अंदर लिख देगा। जी सर। ठीक हो गया। यस अब्दुलरहमान। सर। थैंक अब्दुलरहमान। वालेकुम सर। वासलाम। इसको म्यूट करो दानियाल को। जी जी अब्दुलरहमान। सर अगर कोई लॉ में चेंज आता है, फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन या सेक्शन 2 में है उसमें कुछ चेंज आता है, हाँ तो जी, वो सेक्शन का नया पार्ट बनेगा, उसी सेक्शन को चेंज कर देंगे? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जी। अच्छा, बात कहा जी। अच्छा, लॉ भी एक तरतीब के साथ बना हुआ है। अब देखो, सबसे पहले कानून को डेफिनेशन के बाद क्या बात कर दी जानी चाहिए कि कंपनी बनती कैसे है। कंपनी के मारने का तरीका आखिर में होना चाहिए। अब कंपनी के मारने का तरीका सबसे पहले लिखते हैं? नहीं, कंपनी के बनने का तरीका सबसे पहले लिखा जाएगा। अब जो अब जो तरतीब चलती है, मसलन सेक्शन 2, 3, 4, 5, सरकार समझती है कि यार, अच्छा, 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 कि सरकार ये समझती है नंबर 4 क्लास अब एप्लीकेबल नहीं रही, कि सेक्शन जो 4 है नए सिनेरियो में ये एप्लीकेबल नहीं रहा। तो क्या नीचे नंबरिंग चेंज हो जाती है? नहीं, सरकार 4 के सामने लिख देती है डिलीटेड, और ये भी लिखा जाता है कब डिलीटेड, क्योंकि पिछले साल कानून एप्लीकेबल था, डिलीट अब हुआ है। अब एक और बात समझे, 5 और 6 के बाद अगर सरकार ये समझती है कि यार इसके दरमियान एक और बात आनी चाहिए थी, हमें सिनेरियो चेंज हो गया है, तो वहां सरकार क्या करती है कि नया सेक्शन इंसर्ट करती है और उसको रेफरेंस दे देती है 5A। इस तरह 5 ही 5 तो आना ही आना है, और साथ ए कैपिटल। यानी कि अगर मैं नंबरिंग के साथ चलूं तो क्या मैं ये समझता हूं कि उतने नंबर ऑफ सेक्शन जितना आखिरी सेक्शन है? नहीं, वो बढ़ भी सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं। जाहिर है पूरा कानून एक तरतीब के साथ लिखा जाता है, वो तरतीब चेंज नहीं की जाती। वो तरतीब लिखते हुए कोई लेजिस्लेचर ये समझता है कि अब ये मजीद चेंज आनी है, तो वहां पे फिर क्या किया जाता है, दरमियान में ये एक और सेक्शन इंसर्ट किया जाता है 5A। या वो अगर समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है 5A की वो जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्शन 5 मौजूद था, तो वो फिर क्या करते हैं, अच्छा यार 5 के ना 2 सब सेक्शन बना दो। फिर वो कहते हैं यार इसको आगे लेके चलना है, चलो यार इसको मजीद क्लास बना दो, अगर अगर 5 से ही रिलेटेड है, फिर इसको सब क्लास बना दो। लेकिन अगर वो ये समझते हैं 5 और 6 के दरमियान में नया सेक्शन आना चाहिए, तो फिर 5A किया जाता है। एनी कंफ्यूजन जी? एनी क्वेश्चन? चलो जी, आगे चलते हैं जी। अब प्लेन पेज पे फिर। अच्छा, एक हमारा बहुत सारी चीजें जनाब, एक हमारा द कंपनीज एक्ट है। लॉ के हिस्से कौन कौन से होते हैं? कंपनीज एक्ट है 27 2017। फिर हमारे जो है वो कुछ हमारे उसको बोलते हैं स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल्स में कुछ आपके फॉर्म्स दिए जाते हैं, फॉर्म्स, जिस तरह आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, इस तरह कंपनी एक्ट में भी फॉर्म्स दिए जाते हैं कि भाई डायरेक्टर कौन बनेगा, वो इस फॉर्म पे लिख के भेजें। कंपनी का एड्रेस कहाँ होगा, वो इस फॉर्म में लिख के भेजें। कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, इस फॉर्म में लिख के भेजें। कंपनी का ऑडिटर क्या होगा, वो इस फॉर्म में लिख के भेजें। तो वो फॉर्म्स को डिजाइन करके दे दिए हुए हैं, तो वो भी बेसिकली लॉ का हिस्सा ही होते हैं। फिर जरा बाज का एसईसीपी जो है वो इशू करती है सर्कुलर्स। सर्कुलर्स सर्कुलर्स बेसिकली क्या होते हैं कि कंपनी एक्ट के अंदर जो सेक्शन किए गए हैं
उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए सर्कुलर इशू कर दिए जाए, या मजीद कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट चेंज करने के लिए कुछ पावर एससीपी अपने पास भी रखती है कि जनाब ये कोई छोटी अमेंडमेंट मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे बार बार असेंबली में पास जाने की जरूरत नहीं है। तो एससीसीपी फिर क्या करती है, एससीसीपी उस चीज का सर्कुलर इशू कर देती है। वो भी बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉ ही होता है। फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि लॉ जो है वो हमारे स्फीयर ऑफ लाइफ को कभी कवर नहीं कर सकता। तो बाज़ औक़ात ऐसा पॉइंट होता है, आप में से मैं बात करता हूं कि माइट भी आपको ऐसा सवाल पूछे मुझसे कभी ड्यूरिंग लेक्चर कि जिसका आंसर मेरे पास नहीं हो, और फिर मैं आपको कहूँ अच्छा यार मैं अगले दिन देख के बताऊंगा, नेक्स्ट डे मैं आपसे कहूं कि जनाब आपके जो सवाल का जवाब है किताब में से नहीं मिला। तो वहां पे फिर जब आप करते हैं तो वहां फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है पहला स्टेप जो होता है किसी भी कंपनी के लिए वो हाई कोर्ट होता है, ये आज बता रहा हूं, और नेक्स्ट स्टेप जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, और डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो फाइनल होता है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आए जो कि हमारे उसका कानून में जवाब नहीं था, तो हम फिर क्या करेंगे, उसका यानी कि कानून में आंसर नहीं था, तो फिर हाई कोर्ट में उससे पूछा जाता है कि जनाब आप बताइए एक सिनेरियो सामने आया है, अब इसका क्या किया जाए। तो फिर हाई कोर्ट आंसर देती है। जब भी कोर्ट में जाते हैं तो कोई ना कोई जनाब उसका एक मुद्दई होता है, दूसरा कौन सा होता है जी, वो कौन सा, मतलब दो पार्टीज होती हैं जब भी कोई चीज अदालत में जाती है, फिर वो एक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो एक तरह से वो भी एक समझा जाता है कि वो भी कानून ही है। गवर्नमेंट क्या करती है कि जब भी कोई इस तरह कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो जो कि ऑलरेडी मौजूद ना हो और सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर दे, तो वो अगले बजट में या अगले फाइनेंस एक्ट में जब भी साल चेंज आती है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है कि बाकायदा असेंबली में पास करके उसको कानून का हिस्सा बना लेती है। Any question up to here? जी राना शाम। अस्सलाम सर। अस्सलाम। सर सर्कुलर से एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सर्कुलर ये समझ लें कि कोई लॉ में कोई छोटी अमेंडमेंट जिसके लिए असेंबली की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, अदरवाइज लॉ, हर लॉ में जब आपकी असेंबली वजूद में है तो आपको हर लॉ में कोई चेंज करना है तो यू हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द असेंबली। ओके सर, थैंक यू। वकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर असेंबली तो टूटती भी है, तो उस वक्त अगर कोई लॉ पास करना है तो उस वक्त क्या करना होगा फिर? बेटा असेंबली टूटती अब तो नहीं है यार, अब तो पुरानी, अब तो नहीं टूटती यार, अब तो वो अपनी टर्म मुकम्मल करती है ना। सर सेनेट नहीं टूटा उसके बावजूद? बेटा सेनेट तो कभी भी नहीं टूटता, आपको जी सर वो नहीं टूटता, वही कह रहा हूँ, वो नहीं टूटता, उसके साथ जो है टूटता। तो असेंबली तो सिर्फ वो अपनी टर्म मुकम्मल करती है। तो लॉ हमेशा जो भी बनाया जाता है तो असेंबली, वो सदर तो अपनी जगह मौजूद रहता है ना जी, कोई ना कोई, क्या ख्याल है? सर तो सदर ऑर्डिनेंस इशू कर देगा फिर, ठीक है। वो ऑर्डिनेंस जो है वो 120 दिन के अंदर आपको असेंबली से अप्रूव करवाना होता है। ऑर्डिनेंस 120 दिन के अंदर अंदर। सर अगर असेंबली से दोबारा अप्रूव कराना है तो फिर पहले ही असेंबली से करवा लेते? नहीं बेटा, बाज़ का ऐसा होता है कि इमीडिएट जरूरत पड़ती है। जैसे अभी मैं आपको, चले मैं आपका बात का एक थोड़ा सवाल का जवाब देता हूँ। मैं उमर फारूक का सवाल ले लूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये बात। उमर फारूक। सर वासलाम। एक्चुअली सर यहाँ पे ना जो आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, मेरे नेटवर्क इशू आ गया था, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? कंपनी का कोई भी केस जब डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाता है, वो सिविल कोर्ट, ये जो नीचे सेशन जज होते हैं, यहाँ नहीं कोई भी कंपनी का केस आता, डायरेक्ट उसकी दो ही फोरम है। फर्स्ट फोरम इज द हाई कोर्ट एंड द सेकंड फोरम इज द सुप्रीम कोर्ट, एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द फाइनल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी,
अब मैं आपको जरा ना एक, इसने कहा जी ऑर्डिनेंस की इश्यू है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, तो मैं जरा बात आपको एक समझाने लगा हूँ। ले जी, हर साल आपको पता है बजट आता है और मेजर आपकी टैक्सेस में बड़ी चेंजेस आती है। प्लेन पेज पे आइएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूँ। इसने कहा जी कि वो फिर आप असेंबली में बाद पास जाना है, तो फिर आपको क्या जरूरत है। आपको पता है कि इस वक्त आईके की हुकूमत है, जिसको हम पीटीआई बोलते हैं। आईएमएफ से अपने कर्जा लिया हुआ है। आईएमएफ ने इमीडिएट कहा कुछ टैक्स चेंजेस में कि ये आपके टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होनी चाहिए। आईएमएफ कहता था फिर हम किस रिलीज करेंगे। अच्छा, वो जो टैक्स चेंजेस की गई, अब अगर वही टैक्स चेंजेस मैं लेके जाता, वो पहले ड्राफ्ट बनता, कबीना में लेके जाता, कबीना अप्रूव करती, फिर असेंबली, और आपको पता है कि इस गवर्नमेंट की बड़ी थिन मेजोरिटी है, 7-8 मेंबर्स का फर्क है। अब उधर से किस्त लेनी थी हमने, हमें जल्दी बड़ी थी कि पैसे मिल जाए हमें, क्यों, हमने पिछले कर्जे उतारने हैं खैर से। तो यहां गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, आरएफ अलवी ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, उनकी तसल्ली करा दी कि पाइन लॉ जैसी चेंजेस कर दी। अब बजट हर साल कब आता है, जून में आता है। क्या जून में 120 दिन से कम टाइम रह गया? आंसर इज यस, कम टाइम रह गया। अब जब बजट पेश होगा, कोई भी जब असेंबली वजूद में, तो ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितनी डेज के लिए एप्लीकेबल है? 120 डेज के लिए। अगर आप 120 डेज के अंदर उसको असेंबली से अप्रूव नहीं करवाते, आप अगर असेंबली से अप्रूव नहीं करवाते, तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब जो हुक्मनामा बनाया गया वो सारे का सारा अंडा हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी कि जून में बजट पेश होता है, वहां तो बजट तो अप्रूव होना ही होता है, जो मर्जी हो जाए, बजट अप्रूव होना ही होता है, क्योंकि 1 जुलाई को वरना पूरे मुल्क का निजाम रुक जाएगा। अब गवर्नमेंट यही अमेंडमेंट्स तमाम जो है वो बजट के अंदर भी, एक्ट के अंदर भी डाल देगी। वो जो फाइनेंस एक्ट आएगा, जो फाइनेंस बिल आएगा, और वो अब एक्ट में लाके यही ऑर्डिनेंस फिर अप्रूव करवा लेगी। 120 दिन की शर्त पूरी हो गई। लो जी, ये साइंस थी ऑर्डिनेंस की और एक्ट की। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? मोहम्मद वकार, इसके बाद जवान नदीम की बात भी सुनेंगे। जी वकार। सर, जो आईएमएफ कंडीशन वगैरह रखता है कि हम आपको कर्जा तब देंगे जब हमारी ये कंडीशन आप फॉलो करेंगे, तो सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तो उसके बाद 120 दिन के अंदर उसने असेंबली से अप्रूव करवाना होता है। अगर वो अप्रूव ना करवाए, और अब आईएमएफ ने ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਵੇਖਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਚ? ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿस्तानी कौम ही वापस नहीं करती। बात यह है कि वो होना ही होना है। ये इस तरह जो आलमी लेवल पे बेटा होती है, वो कमिटमेंट्स होती हैं, वहां आप 2 नंबरी नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे फिर आपकी स्टेट जो है वो डिफॉल्ट में चली जाती है। तो चूंकि बजट अप्रूव होना ही होना है, तो इसलिए ये भी अप्रूव होनी होनी, ऐसा नहीं होता। बहरहाल वो जस्ट एक मैं आपसे शुगल मेला की बात कर। जवान नदीम जी, जवाब। सर, इन केस अगर 120 डेज से ज्यादा रहता हो टाइम, हाँ जी, फिर क्या हाल है इसका? मतलब फिर वो इजलास बुला के करेंगे ना जी। नहीं, मतलब फिर तो मेजोरिटी नहीं है ना, फिर कैसे अप्रूव? नहीं, मेजोरिटी है ना 6-7 बंदों की। बाकी नहीं है ना, मतलब मसला तो इसलिए हम बजट में अप्रूव कर रहे थे ना भाई, फिर सबको बजट में। और फिर बनी बिल ये भी होता है, जितने हाजिर हो उनमें मेजोरिटी आ जाए, फिर ये भी कर लेते होते हैं ना सर। मतलब तो ये ना कि ऑपोजिशन नहीं करने देगी, वो पूरी हो जाती है, अगर अटेंडेंस पूरी यार। होती है, वो फिर कैसे एक्चुअली करेंगे? अपोजिशन बात जो मुल्की मामलात होते हैं ना, ये हमारी जो लड़ाई है ना, आपको टीवी शोज में ज्यादा नजर आती है। ठीक है, बाज मुल्की मामलात में ये लोग फिर आपस में कोऑपरेट भी कर लेते होते हैं। जहां मुल्क का स्टेक आ जाए ना यार, वहां पे फिर ये लड़ते नहीं जाते हैं ना। बात आप समझ गए हो? ठीक है, हाँ, ये बात नहीं होती कि अप्रूव वो इस तरह की कोई इतनी, यानी क्या ये कंडीशन कोई इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इतनी टफ कंडीशन की वो जो ना मानी जाती।
वो रूटीन की टैक्स एग्जम्पशन थी, वो यानी कि मैं भी उससे गुजरा को, वो इतना प्रॉब्लम नहीं था उसमें जितना वो बाज का तो शोर मचाया गया। टीवी पे शोर और होता है, बैक एंड पे चीजें और चल रही होती हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू। चलो जी, अच्छा जी, अब छोटी सी एक और बात डिस्कस करूंगा, बाकी फिर हम इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, एक बात, जिस तरह आपका मुल्क में आप एक फैमिली हैं, आप हर बंदा जो सुन रहा है वो एक फैमिली है, आपके माशाल्लाह बहन भाई भी होंगे, कोई शायद ही को आपस में इकलौता हो। तो जिस तरह एक, सपोज मैं कहता हूं जी, पहले एक मियाँ बीवी शादी हुई, पहला बेटा हुआ, उसका नाम मूसा रख दिया, तो क्या जो दूसरा बेटा हो उसका नाम भी हम मूसा रखेंगे? मूसा 1, मूसा 2? आंसर इज नो, उसका कोई और नाम रखेंगे। इसी तरह जो आपकी कंपनी बनती है, उस कंपनी का कोई ना कोई नाम रखा जाता है। क्या मैं आज स्टारा लिमिटेड, अब मैं कंपनी में मैं नाम स्टारा लिमिटेड रख सकता हूं? आंसर इज नो। मैं बाटा लिमिटेड रख सकता हूं? आंसर इज नो। मैं सर्विस इंडस्ट्री रख सकता हूं? आंसर इज नो। हमने टिप्स की कंपनी बना ली, आप लोग को एक टिप्स के नाम से कॉलेज बनाने, सामने कॉलेज खोलने, आप टिप्स नाम रख सकेंगे? आंसर इज नो। तो बात यह है कि पूरा पाकिस्तान एक फैमिली है। सो सिमिलर नेम के साथ कंपनी नहीं बन सकती। सिमिलर नेम, आपको नाम पूछना किससे है? जनाब मैं और अलीम कंपनी बनाना चाहते हैं, तो पूछना किससे है? जनाब हमने SCCP से पूछना है। क्या जनाब हम नाम रख लें ये वाला? SCCP अपना रिकॉर्ड देखेगी कि क्या, अब मुझे क्या पता, शायद को कराची में कंपनी बनी हो, सखर में बनी हो। वैसे अब नेट पे भी सर्च दे दी है, जितनी कंपनी बनी हुई है SCCP ने अपने अपने पोर्टल पे दे दी कि हमने इतनी कंपनी बनाई हुई है। लेकिन हमें फिर भी अवेलेबिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि जनाब मैं कोई नाम रखना चाहता हूं, से हम कहें जी कि जी अल्लाह वाला ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं और लीम कंपनी बनाना चाहते हैं। पहले मैं पूछूंगा भाई इस नेम से हम कंपनी, अगर इस नेम से ऑलरेडी कंपनी बनी हुई तो जनाब हम कंपनी नहीं बना सकते। एक और कंपनी बनी थी अल्लाह वाला एंटरप्राइज, सिमिलर हो गई, फिर भी नहीं मिलेगा। तो नेम के मामले में ऐसी भी बड़ा स्ट्रिक्ट है, हमें पहले पूछना पड़ता है कि क्या हम कंपनी बना, इस तरह हम कंपनी पहले अवेलेबिलिटी ऑफ नेम लेते हैं फ्रॉम द SCCP कि क्या इस नेम से हम कंपनी बना सकते हैं। जिस तरह हर फैमिली में एक बच्चे, हर बच्चे की अपनी आइडेंटिटी है, इस तरह पूरे पाकिस्तान में हर कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है, उसका अपना एक नाम है। और जिस तरह आप एक नेचुरल, ये मूसा कौन था? ये मूसा एक नेचुरल पर्सन था। ये कंपनी क्या है बेटा? ये इंडिपेंडेंट, ये हमारा पूरे साथ चलेगा जी, इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है। इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है, ये लफ्ज हम मेरा हर रोज ही बोला करेंगे, डेली हर लेक्चर में। इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है, आप अलहदा है, मैनुअल कंपनी मैनुअल लीम ने बनाई है, मैं अलहदा हूं, कंपनी अलहदा है। जिसने बनाई है वो बेशक उन्होंने बनाई है, पैसे उनके लगने हैं, लेकिन कानून की नजर में हर कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। जिस तरह आपने अभी आप इंट्रो पढ़ेंगे तो इंट्रो में इवन आप बिजनेस पढ़ेंगे तो बिजनेस भी आप कहेंगे जनाब बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द टू डिफरेंट लीगल एंटिटीज। अगर मैं सिर्फ सोल प्रोपराइटर हूं तो फिर भी लॉ अकाउंटिंग कहती है कि डिफरेंट लीगल एंटिटीज है, तो ये तो फिर कंपनी है जो किसी कानून के तहत वजूद में आई है, जो किसी कानून के तहत वजूद में आई है। और उस कानून, जिस कानून के तहत भी वजूद में आई है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और आज मैं बेसिकली यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। हारून अजीम, चलो पहले बात सुन लो जी। हारून जी सलाम सर। वासलाम। सर समटाइम्स ये होता है कि कोई लोग होते हैं अपनी कंपनी चला रहे होते हैं लेकिन वो SCCP से रजिस्टर्ड नहीं होती। बेटा वो कंपनी होती नहीं है, वो कंपनी होती नहीं। नहीं, हाँ जी, उस कंपनी को लिखना गुनाह है।
जैसे सर वो बैंक अकाउंट्स मतलब उन्होंने अपने नाम पे किए होते हैं बट कंपनी का नाम चल रहा होता है बेटा वो separately। कंपनी नहीं, वो कंपनी नहीं होती वो आज आखिर मैं लिख दूं ना अहमद एंड कंपनी, क्या अहमद एंड कंपनी लिखने से क्या मैं एससीपी में रजिस्टर्ड हो गया? नहीं, ऐसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको कानून जन्म देता है, वो कानून का जन्म कागजों के साथ आता है। ठीक है जी सही। हाँ जी हरून और अब अरबाज संधू जी। अरबाज अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर अगर किसी एक ही नाम की दूसरी कंपनी में बन जाए और हाँ बगैर जी, उसकी वेरिफिकेशन ना हुई हो फिर लड़ाई होगी। तो उस कंपनी को बैन कर दिया जाता है? नहीं बेटा वो फिर लड़ाई होगी, हम ये परवीन आगे जाके पढ़ेंगे क्या होगा फिर, आपके सिलेबस में ठीक आएगा। ठीक है, ठीक जो बाद में अलबत्ता ठीक तो गलती करते नहीं है, जो बाद में बनती है फिर एससीपी उसको कहती है तुम अपना नाम बदल लो। आप लोग भी तो अपना नाम बदल सकते हैं ना, कि नहीं बदल सकते? बोलो। हम म्यूट कर दिया। देखो आप लोग भी अपना नाम बदल सकते हो, आप लोग अखबार में नहीं देते मेरा नाम अल्लाह दिता से बदल के अल्लाह दिता लूने वाला रख दिया जाए, बदल सकते हैं सर? बदल सकते, इस तरह कंपनी में नाम बदल सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, फिर दूसरी कंपनी जो बाद में बनेगी उसको कहा जाएगा कि तुम अपना नाम चेंज कर लो। भाजी गलती हो गई। गलती किससे हुई? बेसिकली एससीपी वाला से हुई गलती। ठीक हो गया, लेकिन अब एससीपी बहुत केयरफुल हो गया है। अब एससीपी भाईजान अब नाम की अवेलेबिलिटी देता ही नहीं, वो रिजेक्ट करके वो मारता है, दो भाग जाओ कोई और नाम रखो। ठीक है जी। और सर आपने कहा कि एक कंपनी अगर कराची में हो और उसकी कोई मतलब कोई उसी नाम की कंपनी अगर फैसलाबाद में किसी छोटे से शहर में बने तो सर उसको कैसे पता, नहीं उन बन कंपनी को सकेगा, कैसे क्यों? पता चलेगा कि हमारे एससीपी ने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं एससीपी में, एससीपी का पूरे मुल्क में सेंट्रल निजाम है। ठीक है। अब मैंने कराची में नहीं हुआ तो मैंने जाके पेशावर में एक आपको बड़ी मजे की बात दूं। इसमें एक दफा मेरा क्लाइंट आया तो उसने कहा जनाब ये अवेलेबिलिटी ऑफ नेम है, तो ये मुझे नाम तो पूछ दे कि मैं इस नाम से कंपनी बना सकता हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया, थोड़ी देर बाद मुझे एससीपी वालों ने फोन कर दिया, उनका अहमद जब्बार साहब आपसे ही तो नहीं थी। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते जी यार आप जी बड़े अच्छे प्रोफेशनल हैं, आपने ये काम क्यों किया? मैं कहा सर हुआ गया है, बोले सही। कहते जी ये आपने दूसरी दफा अप्लाई किया? मैंने कहा जी नहीं मैंने तो पहले दफा अप्लाई किया। कहते ये बंदा एक दफा मुल्तान से पूछ के आ गया, उनके सिस्टम में आ रहा था। अब देखो क्लाइंट ने ये समझा कि मुल्तान में मेरा नाम रिजेक्ट हो गया तो फैसलाबाद में मिल जाएगा। ओ भाई वो आईटी है, अब उसको वो ऐसा गधा आदमी था, उसने मुझे भी चीट किया। मैंने उसकी फाइल उठा के बाहर फेंकी। मैं कहा जा भाई जोड़ जा, तू मुझे पहले दिन चीट करा, तू मेरा क्लाइंट क्या बनेगा? तो मैंने फिर उनको बताया कि मैंने कहा जी मेरा वो क्लाइंट ये समझा कि पता नहीं जी दाल लग जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है अनस, अनस जी अनस वासलाम सर वासलाम। सर वो आपने बताया कि कंपनी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हाई कोर्ट को देती है, सेकंड सुप्रीम कोर्ट को देती है, लेकिन सर अगर फर्स्ट कोई कंपनी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं करे डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, पूछा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इस तरह कर तो सकते हैं अगर वो नहीं बेटा अपील नहीं कर दे नहीं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बेटा, लॉ कहता है कि आपने पहले हाई कोर्ट में जाना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ तू मुंडे का नाम रखने लग पे यार। ठीक है हौसला यस करो सर। ना। मोहम्मद वकार जी वकार। सर जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होती है उसका रिकॉर्ड तो एससीसीपी में रहता है, तो बेटा उस वक्त वाइंडिंग आप आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं आंसर सर, जब कंपनी वाइंड अप उत्तर आपके होगी सिलेबस में नहीं है, मैं क्यों सब पढ़ाऊं? नहीं, मैं वो पढ़ना नहीं चाह रहा, मैं कुछ और क्वेश्चन कर रहा हाँ हूँ जी सर। बोलो। तो सर उस वक्त उसका नेम फिर रख सकते हैं कंपनी का? हाँ जी, जब कंपनी अपनी मौत आप मर जाए फिर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। योर आंसर इज राइट, आपका सही। ठीक है जी। तो सर वो रिकॉर्ड एससीसीपी में तो रहता बेटा है, जब वो रिकॉर्ड एंटर पर करेंगे ठीक है तो ना, स्ट्राइक ऑफ हो गया वो। तुसी इतना ही कर लो ना कि यार अल्लाह रहम करे फैमिली का पहला न्याणा मर गया तो दोबारा मूसा रख लांगे कि नहीं रख लांगे? रख लांगे सर। रख लांगे ना, बस ठीक है ना, बस वही बात अब यहाँ अप्लाई होगी। ठीक है आमना। ठीक है सर। आमना अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मैंने आपसे पूछना था, आपने कहा कि हम लोग वो नेम दोबारा नहीं रख सकते, तो जो पहले कंपनी का है तो सर ये जो ब्रांड्स वगैरह के से हम कॉपीज वगैरह देखते हैं
ये फिर क्या होता है, सेम नेम और सब कुछ कॉपी किया होता है? वो बेटा हम मुसलमान हैं, 2 नंबरी है हम अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसको अब क्या कहें, वो दरमियान में जो ब्रांड है, जो डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन थोड़ा सा आगे पीछे नीले की जगह पीला कर देते हैं अगर आप गौर करें तो, ओरिजिनल ब्रांड से, ताकि अपने आप को कवर करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप नेम तो सेम नहीं बेटा नहीं, वो कुछ ना कुछ वो आगे पीछे लगा लेते हैं, उसके पीछे जो सेटअप बनता होता है वो पता क्या है, वो अपने इंडिविजुअल नाम से कर लेते हैं। ठीक है ना, बात आप समझे हो ना। वो मैंने क्या किया जी, और जैसे आप यही कह लो, अब वो जहांगीर मुर्ग पुलाव, न्यू जहांगीर मुर्ग पुलाव, असली मुर्ग पुलाव, वो सील कुकड़ मुर्ग पुलाव जहांगीर। ठीक है, वो कंपनी सेट जो कॉर्पोरेट सेटअप में नहीं आता, वो जो से मर्जी रखते जाए नाम। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। उसके पीछे कंपनी नहीं होगी जो दूसरा नाम होगा। यस सर। बात समझे हो? मतलब मैंने एक ब्रांड बनाया, क्या क्या कोई ब्रांड का नाम ही बोलो तुम, चलो। हाँ हेलो बीबी, कोई ब्रांड का नाम बोलो ना मुझे, कोई ब्रांड, किसी ब्रांड का नाम बोलो। खाड़ी, खाड़ी, ठीक है ना जी। मैं कह जी खाड़ी लिमिटेड ने डिजाइन बनाया। अब वो आप जाल पे जाती हो तो वहां भी खाड़ी दस्याब है, वहां जो खाड़ी दस्याब है उसके पीछे कंपनी नहीं है, या उसने मतलब वो उनका नेम रजिस्टर्ड नहीं होगा? रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है जी। फिर वो फिर उन पे अगर कभी बेटा वो केस हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि ब्रांड कहता है हमें फर्क ही नहीं पड़ता, वो कपड़ा भी जाली और खाड़ी भी। वो फिर आप ऐसा करो ना, जैसे बात कहा था, आप लोग जाल पे जाते हो, वो तारकाबाद गए जी, वो जी मैं बाटा का जूता लेके आया, वो बाटा इस तरह लिखा होता है, वो घर आके देखता है बाला लिखा हुआ है। समझ आएगी? समझ गई? बीबी किधर गई? बेटा किधर गई आप? हाँ जी, समझ आई बात की? हाँ, वो बात कहा था, आप गौर से देखते, आप खुशी खुशी ले आते हैं खाड़ी, तो वो बाद दरमियान में एच मिस हुआ होता, काडी लिखा होता है, और खाड़ी का रूल रह अंदर। बल वो कुछ ठीक है जी, 2 नंबरियां भी चलती हैं अब इतनी, जो है वो, चूंकि हम माशाल्लाह जी खैर से बड़े अच्छे मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान हो 2 नंबरी ना करें, ये कैसे हो सकता है? ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच जी फ्रॉम टुडे। उस्मान कल पे क्वेश्चन रखेंगे जी। मैंने एक चीज़, एक और, नमाज का टाइम है, कल आपका सवाल रखेंगे, और कल हम बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की तरफ चले जाएंगे जी। कल से हम बाकायदा समझे सिलेबस का आगाज कर देंगे, लेकिन विद कंसेप्ट के साथ। सिलेबस आज मैं थोड़ा शुरू किया, नेम की मैंने बात की है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो कल मजीद हम बातें करेंगे, और हम अगली जो थर्सडे आएगी उस दिन हम किताब भी खोल लेंगे। जब किताब खोल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह हाफिज़।